नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बैच में BCC 132 व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत सेकंड। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये 20 बैच की पहली क्लास है, तो पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली हम क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास BCC 131 सब्जेक्ट कोड भी होगा, उसमें भी आपने एनरोल कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लेना जाके। BCC 132 जो सब्जेक्ट कोड है दोस्त, इसके अंदर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ बचे कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं। मतलब ये जो 132 सब्जेक्ट कोड है, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र ही है। इसे भी आप क्या कहेंगे दोस्त, ये भी आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। ये चीज आप याद रखेंगे नहीं रखेंगे, बस ये उसका क्या है, सिद्धांत सेकंड है, मतलब सेकंड प्रिंसिपल। जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के, वो आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और ज्यादा मैं कहता हूँ बहुत आसान अगर कोई है अर्थशास्त्र, तो यही वाला सब्जेक्ट कोड है अर्थशास्त्र का। आप सेकंड ईयर में 133 134 कोड भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आसान अगर इजी कोई है तो यही सब्जेक्ट कोड है। बहुत जल्दी इसका सिलेबस कवर हो जाएगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतने आपके एग्जाम में आने वाला है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना। अब चूंकि आपने इकोनॉमिक्स ली है, तो हो सकता है आपके पास 11th और 12th क्लास में इकोनॉमिक्स रही हो, तो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र को बेसिक पढ़ा होगा, तो उम्मीद है आपका बेसिक पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी हम यहाँ पर आपका बना ही देंगे। देखिए दोस्त, सबसे जरूरी है आपका ब्लॉक फर्स्ट, इसको मैं आपको 2 क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। ब्लॉक फर्स्ट को, जिसमें मैं आपको बाजार की संरचना पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाजार संरचना में आपको एक क्लास में कराऊंगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, और एक क्लास में मैं आपको कराऊंगा दोस्तों एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार और अल्पाधिकार बाजार। मतलब क्या है, बाजार टोटल कितने रूप होते हैं बाजार के, 4 रूप होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह जरूर समझ लेना होगा कि फिर बाजार क्या होता है। क्या कोई यहां पर मुझे बता सकता है कि सर बाजार क्या होता है, बताइए बाजार क्या होता है, व्हाट इज मार्केट। तो हमें ऐसा लगता है सर बाजार मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, आप कहेंगे सब्जियों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, कपड़ों को बेचा जाता है, फिर खरीदा जाता है। अब सब्जी कपड़े मतलब वस्तुएं, भाई वस्तुओं को जहां पर खरीदा जाता है और बेचा जाता हो उसे बाजार कहते हैं। जैसे हम गए कई बार शुक्र बाजार में, सोम बाजार में, तो ये दोस्तों बाजार नहीं होता इकोनॉमिक्स की नजरों में। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम इसी जगह को, किसी जगह को बाजार मान लें कि भाई सर हमारे मोहल्ले से थोड़ी दूर एक बाजार लगता है, वही बाजार है। अगर हम किसी जगह को बाजार मानने लग जाएं दोस्तों, ये एक गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो तो किसी जगह पर तो लगते नहीं है, पर बाजार तो वो भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो भी है दोस्त। तो इसलिए बाजार का अर्थ थोड़ा इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अलग होता है। तो याद रखिए दोस्तों, बाजार क्या होता है, बाजार वह व्यवस्था है, वह व्यवस्था है जहां वस्तु और सेवा की खरीद व बिक्री के लिए क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। याद रहेगी इतनी सी बात। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अब हमें याद रहेगा कि जहां पर कॉन्टैक्ट बन जाए बस। अब वो चाहे फिजिकली बने, जाने के बाद हम किसी जगह पर पहुंचे, वहां पर एक विक्रेता था यानी बेचने वाला। अब ये विक्रेता कौन होता है दोस्तों, बेचने वाला। क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला। इन दोनों के बीच में जिस जगह पर कनेक्शन बन जाएगा, जिस व्यवस्था के द्वारा कनेक्शन बन जाएगा, और ये क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे या फिर बिक्री करेंगे। बिक्री कौन करेगा, विक्रेता, बेचने वाला। खरीदारी कौन करेगा, क्रेता यानी कि खरीदने वाला। तो जिस जगह पर आप कह सकते हैं, जिस व्यवस्था में क्या हो जाए, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच एक संपर्क कायम हो जाए, चाहे वो भौतिक रूप से हो जाए कि मैं मार्केट गया, मैंने वहां जाके आलू खरीदे, तो आलू वाले ने आलू बेचे, बिक्री करी, क्योंकि आलू वाला विक्रेता है, मैं क्रेता हूं खरीदने वाला, तो मैंने क्या करी, खरीदारी करी, और हम दोनों के बीच में व्यवस्था कायम हुई, इसलिए क्या है दोस्तों, बाजार है। लेकिन ऐसा फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ भी हो सकता है। भाई अमेजोन वहां पर क्या है, विक्रेता बेचने वाला, मैं हूं क्रेता, तो हम दोनों के बीच संपर्क बना अमेजोन के एप्लीकेशन के माध्यम से, वो भी क्या है दोस्तों, बाजार है। तो हर प्रकार का बाजार इस डेफिनेशन के अंदर क्या हो जाता है दोस्त, इंक्लूड हो जाता है। इस डेफिनेशन को आप जरूर अपने पास नोट करके रखेंगे। क्लियर? तो अब बाजार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के बाजार होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के बाजार इकोनॉमिक्स मान के चलता है। एक एक प्रकार के बाजार मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार, है ना। क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, PCM कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इसको कहा जाता है। इसके क्या क्या अभिलक्षण है, चाहे इसके आपके अभिलक्षण पूछ ले, चाहे इसकी विशेषताएं पूछ ले, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। अभिलक्षण और विशेषताओं का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर एक ही होता है अभिलक्षण और विशेषताएं का मतलब। देखिए ध्यान से समझिए,
उद्योग विखंडित होता है जिसमें बड़ी संख्या में विक्रेता और विक्रेता होते हैं। भाई पहली विशेषता तो इस बाजार की है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, मतलब बेचने वाले भी बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, खरीदने वाले उससे भी ज्यादा संख्या में होंगे, इसलिए से परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है जहां पर प्रतियोगिता बहुत ज्यादा हो। अब आप ही सोचिए प्रतियोगिता कहां पर ज्यादा होगी, आप मुझे बताइए। प्रतियोगिता तो वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर कैंडिडेट ज्यादा हो, है ना। आप कंपटीशन फील्ड की नौकरी की बात कर लीजिए, प्रतियोगिता कहां पर ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर प्रतियोगिता वहां पर ज्यादा होगी जहां पर कैंडिडेट्स ज्यादा हो। और कैंडिडेट्स ज्यादा कहां पर होंगे, जहां पर बेचने वाले और खरीदने वाले ज्यादा हो। तो जिस मार्केट के अंदर, जिस बाजार के अंदर वस्तु को बेचने वाले और वस्तु को खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, उसे आप क्या कह देते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कह देते हैं। क्लियर। इसलिए कहा जाता है कि एक क्रेता जितनी खरीदारी करता है दोस्तों, क्रयांश जो होता है, खरीदारी मतलब खरीदने का जो उसका हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है, बाजार की कीमत को वो प्रभावित नहीं कर सकता। इट मींस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत क्या रहती है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्थिर बनी रहती है। कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। एक फर्म कीमत को तय नहीं कर सकती। रीजन क्या है भाई, खरीदने वाला भी कीमत को इफेक्ट नहीं कर सकता। कारण क्या है भाई, फॉर एग्जांपल एक मार्केट में हजारों कस्टमर है खरीदने वाले, तो क्या वो दुकानदार आपके लिए स्पेशल कीमत को क्या करेगा, कम करेगा? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है बेचने वाले। और आप ही सोचिए बाजार की मांग की तुलना में प्रत्येक विक्रेता का जो बेचने का मूल्य है वो भी बहुत छोटा होता है, इसलिए बाजार की कीमत पर मामूली सा प्रभाव भी वो नहीं डाल सकता। अब बेचने वाले के नजरिए से सोचिए, भाई खरीदने वाला तो कीमत को कुछ इफेक्ट कर ही नहीं सकता, बेचने वाला भी नहीं कर सकता। रीजन क्या है, अगर मैं कम कीमत पर बेचूंगा, अगर मैं कम कीमत पर बेचूंगा तो पूरी मार्केट कम कीमत पर बेचने लग जाएगी, गला काट प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज 10 रुपए की बेच रहा था, मैंने कीमत को कम कर दिया और मैंने कहा कि मैं इस चीज को 10 रुपए की जगह 8 रुपए की बेचूंगा। जस्ट एग्जांपल के लिए 10 की जगह कितने की, मैं 8 रुपए की बेचूंगा, है ना। हो सकता है मेरे साइड वाला कॉम्पिटिटर क्या कहे, मैं तो अब इसे 5 रुपए की बेचूंगा। इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। फिर आप 4 रुपए की बेचोगे, वो 3 रुपए की बेचेगा और इससे गला काट प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी दोस्त। इस गला काट प्रतियोगिता से बचने का तरीका क्या होता है, फिर इस गला काट प्रतियोगिता से बचने का तरीका होता है कि कीमत को बढ़ाया जाए। कम तो हम कर नहीं सकते, बढ़ाया जाए। अब देखो कम तो कर नहीं सकते, ध्यान से सुनना, कम तो इसलिए नहीं कर सकते, गला काट प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम कीमत को फॉर एग्जांपल बढ़ाएंगे दोस्त, तो होगा क्या, मान लीजिए सब 10 रुपए का बेच रहे हैं, मैं 12 रुपए का बेचूंगा, क्योंकि कीमत का प्रभाव डालना है मुझे। तो क्या लोग 12 रुपए का खरीदेंगे जब मार्केट में 10 रुपए बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं? आप कहेंगे नहीं सर। तो इसलिए ना तो कीमत को बढ़ाया जा सकता है, ना कीमत को घटाया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है, एक जैसी रहती है। रीजन क्या है, यहाँ पर बेचने वाले और खरीदने वाले ढेर सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता समझ में आ गई होगी आपकी, उम्मीद है अच्छे से। दूसरी विशेषता समझिए, यहां पर फर्म जो है सजातीय वस्तु या फिर समरूप वस्तुएं बेचती है। कैसी वस्तुएं बेचती है, यहां पर समरूप वस्तुएं बेचते हैं, मतलब जितने भी विक्रेता हैं वो एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। ऐसी वस्तु, अब आप कहेंगे सर समरूप वस्तु क्या होती है? समरूप वस्तु का मतलब ये होता है ऐसी वस्तुएं जो रंग रूप आकार में क्या हो, एक जैसी हो। जो रंग रूप आकार में एक जैसी हो उन्हें आप क्या कहते हैं दोस्त, समरूप वस्तु कह देते हैं। मतलब यह उपभोक्ता सभी इकाइयों को एक जैसी ही समझता है या फिर वो एक जैसी ही होती है लगभग। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सब अच्छी क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, आप अगर बुरी क्वालिटी का माल बेचेंगे तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा कंपटीशन इस मार्केट में होता है कि आपके माल को कोई भी नहीं खरीदेगा। समझ में आया? इसलिए सभी लगभग एक जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर बेचते हैं। दो विशेषता समझ में आई इस बाजार की। तीसरी विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर बेचने वाले को और खरीदने वाले को यानी फर्म को और उपभोक्ताओं को, दोनों को बाजार की पूरी जानकारी होती है। दोनों क्या होती है, बाजार की पूरी डिटेल, पूरी नॉलेज होती है। पूरी नॉलेज क्यों होती है? पूरी नॉलेज इसलिए होती है क्योंकि बेचने वाले को पता होता है कि खरीदने वाला क्या खरीदना चाहता है ना, और वो कितनी कीमत दे सकता है। खरीदने वाले को ये पता होता है कि बेचने वाला कीमत को कम नहीं करेगा, बाजार में कीमत क्या चल रही है, बाजार में वस्तुएं कैसी हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कीमत भी एक जैसी है, वस्तुएं भी एक जैसी हैं। अगर मैंने एक वस्तु के बारे में पता कर लिया तो सारी वस्तुओं के बारे में पता चल जाएगा, और मैंने एक वस्तु की कीमत का पता कर लिया तो मुझे सभी कीमतों का अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट में आज प्राइस इतना चल रहा होगा। आप देखना, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है अपने आसपास के बाजार में, अगर एक व्यक्ति 10 रुपए किलो आलू बेच रहा है तो लगातार आपको ज्यादातर उसी क्वालिटी में, सेम क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, सारे आलू 10 रुपए किलो ही देंगे, कोई भी उससे कम या उससे ज्यादा नहीं देगा। और ये और कह देंगे जाओ मैडम मार्केट में देख लो, क्योंकि यहां पर उपभोक्ता को पूरी जानकारी होती है दोस्तों, और फर्म को भी पूरी जानकारी होती है बाजार की कि बाजार में कीमत कितनी चल रही है। फर्म को भी जानकारी होती है इस बात की और उपभोक्ता को भी होती है। इसलिए ना तो विक्रेता को यहाँ पर फर्म भी कहा जाता है कभी कभी, तो विक्रेता हो चाहे फर्म हो, ना तो वो कीमत पे इफेक्ट डाल सकती है, ना बेचने वाला डाल सकता है, ना खरीदने वाला। इसलिए कीमत इस बाजार में क्या रहती है, स्थिर रहती है। क्या आपको 3 विशेषताएं इस बाजार की समझ में आई? अरे बताइए जल्दी, यहां तक 3 विशेषताएं क्लियर हुई?
नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली विशेषता यहां पर उद्योग की सभी इकाइयों के संसाधनों तक पहुंच होती है। उद्योग विद्यमान फर्म एवं प्रवेश करने वाली संभावित फर्मों की एक समान प्रौद्योगिकी आगतों तक पहुंच होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर जितने भी विक्रेता या फिर फर्म काम कर रहे होते हैं इस मार्केट में, उनकी टेक्नोलॉजी तक और आगतों तक पहुंच होती है। भाई सबको ही पता होता है। अब फॉर एग्जाम्पल सुनने जरा ध्यान से, मैं जहां से जिस मंडी से सब्जी खरीद कर लाके बाजार में बेचता हूं, बाकी हो सकता है बाकी विक्रेताओं को, बेचने वालों को भी उस मंडी का पता हो, बात है नहीं, और पता ही होता है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को अलग बता के या फिर महंगे दाम नहीं वसूल सकते, क्योंकि यहां पर पूर्ण जानकारी होती है। दोस्त एक चीज आप याद रखना, बार बार आपको परेशान करेगा, विक्रेता का मतलब होता है दोस्तों बेचने वाला। विक्रेता को यहां पर कई बार फर्म भी कहा जाता है, और जो फर्म का समूह होता है दोस्त, फर्म का समूह जो होता है उसे कहा जाता है उद्योग। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? उद्योग। मान लीजिए फर्म का समूह कैसे, 10 लोग ऐसे हैं जो आलू बेचते हैं, 10 फर्म ऐसी हैं जो आलू बेचती हैं, तो क्या बन जाएगा? उद्योग बन जाएगा, एक आलू का उद्योग। तो विभिन्न फर्मों का समूह क्या होता है? उद्योग होता है। और बेचने वाले को कई बार इकोनॉमिक्स में फर्म भी कह दिया जाता है। फिर आएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। विद्यमान फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार में कभी भी वो प्रवेश कर सकती है। लेकिन याद रखना, प्रवेश तो वो कर लेगी दोस्तों, पर यहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि उसे क्या करना पड़ता है? निकास भी करना पड़ता है। तो स्वतंत्र प्रवेश के साथ साथ आप कह सकते हैं निकास की भी पूरी स्वतंत्रता यहां पर होती है। यानी कोई भी बेचने वाला इस मार्केट में एंटर कर सकता है ना, लाभ कमा सकता है, कंपटीशन प्रतियोगिता कर सकता है, और हानि की स्थिति में इस मार्केट को छोड़कर भी जा सकता है। ना तो इस मार्केट को छोड़कर जाने में कोई दिक्कत आती है, ना एंट्री करने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं होता। अब आप कहेंगे सर पेटेंट अधिकार क्या होता है? किसी विशेष प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि किसी एक फर्म या उद्योग के पास यदि क्या हो, अधिकार हो, उसे पेटेंट कहते हैं, एकाधिकार मिल जाना। अब यहां पर किसी के पास एकाधिकार नहीं होता, ये पूरी तरीके से कंपटीशन मार्केट है, यहां पर पेटेंट नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्त। इसीलिए यहां पर कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, कोई भी फर्म प्रवेश छोड़ के जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए एप्पल का फोन बनाने के लिए, आप कहेंगे आईफोन बनाने के लिए एप्पल कंपनी को पेटेंट मिला हुआ है, दुनिया की कोई भी कंपनी एप्पल का फोन नहीं बना सकती, आपको पता है ना ये चीज। तो इसलिए वहां पर क्या हम एप्पल की फील्ड में, एप्पल के फोन बनाने की फील्ड में कदम रख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं रख सकते सर, हम एप्पल फोन बनाने की फील्ड में कदम नहीं रख सकते, इसलिए ये एप्पल की कंपनी एक पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट की आप कहेंगे फर्म नहीं है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? बताइए दोस्त जल्दी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे चलें, बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सारी विशेषताएं समझ में आ रही है ना? अब आप ही जरा थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए, दो चीज याद रखिए। एक, मार्केट में ना विक्रय लागत खर्च करनी पड़ती है। मार्केट में अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ती है? विक्रय लागत। इसे आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या फिर विज्ञापन लागत भी कहते हैं। जैसे ऐड वगैरह देना, टीवी में ऐड देना, या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देना, बड़े बड़े हीरो हीरोइन से ऐड कराना। तो यहाँ पर इतना कंपटीशन होता है कि यहाँ पर कोई विक्रय लागत खर्च करनी नहीं पड़ती। रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आलू बेच रहा हूँ, तू भी आलू बेच रहा है ना? मैं भी क्या कर रहा हूँ, वही टी शर्ट बेच रहा हूँ उसी क्वालिटी की, तू भी वही टी शर्ट बेच रहा है उसी क्वालिटी की। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो हो सकता है मेरे विज्ञापन का खर्च तो मैं करूं और उसका फायदा तुझे मिल जाए, क्योंकि दुकानदार पे जब वो खरीदने आएगा तो ये थोड़ी देखेगा कि तुमने ऐड कराया था या फिर इन्होंने ऐड कराया था, वो तो देखेगा सेम प्रोडक्ट मुझे जहां मिल जाए। अब जब सब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो विज्ञापन लागत खर्च करने वाला बेवकूफ माना जाएगा, क्योंकि खर्च मैं करूंगा, हो सकता है लाभ किसी और को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए इस बाजार में कोई विज्ञापन लागत भी नहीं होती। यह आपकी 6 मेन विशेषताएं जो आप एग्जाम में लिख के आएंगे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ रही है जो मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाली फर्म के लिए अल्पकालिक संभावनाएं। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म यदि काम कर रही है, फर्म मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया था, उत्पादक भी कह सकते हैं आप, फर्म भी कह सकते हैं, या फिर विक्रेता भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक 3 प्रकार की कंडीशन में दोस्तों होता है। एक होता है उसकी एवरेज इनकम, जिसे आप AR कहते हैं। एवरेज इनकम को क्या कहते हैं दोस्तों? AR कहते हैं। और एवरेज कॉस्ट को क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट जो उसने लगाई है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट को क्या कहते हैं? लागत। ये तो हो गई लागत दोस्तों, और ये हो गई आपकी आय, ये याद रखना। ठीक, उसी प्रकार कई बार मार्जिनल जो आपकी रेवेन्यू होती है, इसे भी आप आय मान के चल सकते हैं, है ना? और मार्जिनल कॉस्ट को क्या मान सकते हैं? लागत मान सकते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, लागत वाले चैप्टर में आपको सारे समझा दूंगा मैं। ठीक, अब एक फर्म जब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर काम कर रही होती है तो बेसिकली 3 कंडीशंस में फंसी होती है। वो 3 कंडीशंस क्या, वो इन्हीं के बेस पर बनती हैं। मान लीजिए मैं बाजार में बैठा हूं, बेच रहा हूं, तो 3 कंडीशन में मैं बेच सकता हूं। कैसे?
भाई हो सकता है मेरी लागत, सुनना जरा ध्यान से, मेरी लागत जो है दोस्तों, जितनी मैं लागत लगा रहा हूं उतनी मेरी आय हो रही है। हालांकि इस लागत में थोड़ा सा लाभ भी शामिल है, मेरा प्रॉफिट मेरा लागत में ही शामिल है। अगर मैं 5 रुपए का समोसा, मैं कह रहा हूं मेरा समोसा 5 रुपए बन के तैयार होता तो उसमें अपनी मेहनत में जोड़ चुका हूं, है ना। तो इसलिए इस लागत में लाभ भी हल्का सा शामिल होता है। मैंने आपसे कहा लागत बराबर आय, मतलब AR बराबर हो सकता है किसके, AC के, या फिर MR बराबर हो सकता है MC के। इस कंडीशन को आप कहते हैं दोस्तों सामान्य लाभ। बिल्कुल जनरल सा लाभ यहां पर आपको मिलेगा। अगर 5 रुपए का समोसा है तो हो सकता है 1 रुपया आपको बच जाए दोस्त। दूसरी कंडीशन क्या होती है, भाई मैं लागत तो ज्यादा लगा रहा हूं, लागत ज्यादा लगा रहा हूं, आय कम हो रही है। ये कंडीशन कौन सी है, यहां पर AR की वैल्यू कम होगी एवरेज कॉस्ट से और मार्जिनल रेवेन्यू कम होगी मार्जिनल कॉस्ट से। यहां पर क्या होती है दोस्तों, आपको हानि की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात है यहां पर लागत क्या हो रही है, ज्यादा लग रही है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि लागत कम लग रही हो और आय ज्यादा हो रही हो, मतलब मार्जिनल और औसत रेवेन्यू जो है आपकी ज्यादा होगी। किससे, आप कहेंगे दोस्त मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से। ये होता है असामान्य लाभ। तो आप बताइए एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म क्या कमा सकती है, आप बताइए। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में 3 कंडीशन में फर्म हो सकती है, या तो वो सामान्य लाभ कमा रही होगी जहां पर उसकी लागत बराबर होगी आय के। इस लागत में हल्का सा क्या होता है दोस्तों, आपका लाभ शामिल होता है ना। आप कहेंगे सर इसे सामान्य लाभ क्यों कहा गया, जितना लगा रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है, जितना लगा रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है, या फिर जितना हम यहाँ पर लागत लगा रहे हैं उतनी ही आय आ रही है, तो इसे सामान्य लाभ क्यों कहा गया। क्योंकि हम लागत, मान लीजिए ये पेन 10 रुपए का बन के तैयार हुआ, तो वास्तव में इसमें 8 रुपए ही लगे होंगे, मैंने 2 रुपए अपनी मेहनत के जोड़ दिए हैं, इसलिए मैंने कहा इसकी लागत 10 रुपए है। तो वही चीज है दोस्तों, लागत में हल्का सा लाभ शामिल होता है, मेहनत आना शामिल होता है, इसलिए इसे सामान्य लाभ कहते हैं। अगर लागत ज्यादा हो जाएगी तो हानि, लागत कम रह जाएगी दोस्तों तो असामान्य लाभ। तो मेरे को आपको ये बताना है कि दोस्त पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म सबसे ज्यादा किस स्थिति में होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ ही आपको मिल पाता है दोस्तों, सामान्य लाभ मिल पाता है। असामान्य लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि लागत कम और आय ज्यादा तब होगी जब आप प्राइस को बढ़ा सके दोस्तों, है ना। अब प्राइस बढ़ाने की यहाँ पर क्या नहीं होती, अनुमति नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर ये लाभ भी नहीं मिलेगा। लागत ज्यादा होगी आय से, लागत आय से ज्यादा कब लगेगी, जब आप प्राइस को कम कर रहे हो, और आप प्राइस को कम भी नहीं कर सकते, ना प्राइस को ज्यादा कर सकते ना कम, इसलिए ये दोनों कंडीशन नहीं बनेगी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन बनेगी। ये वाली कंडीशन यदि बन गई, किसी को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल होती है कुछ फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं पर पहुंच नहीं पाती। हाँ, हानि की कंडीशन में कई बार पहुंच जाती हैं, इसलिए वो बाजार को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म कभी भी प्रवेश कर सकती है और कभी भी बाजार को छोड़कर जा सकती है। समझ में आई कहानी, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझाया मैंने आपको ये। चलिए दोस्त आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के सामान्य दोष क्या है, मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के गुण तो बता दिए, दोष बचे हुए हैं। दोष समझिए, पूर्ण प्रतियोगिता का पहला दोष, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है दोष के अंदर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का पहला दोष क्या है, जो कि बेसिकली साफ साफ लोगों को दिख जाता है, पैमानों की बचत के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी फर्में उत्पादन का छोटे छोटा भाग उत्पादित करती हैं। अब मैंने आपको बताया था ढेर सारी फर्में होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं दोस्त। तो यहाँ पर बचत उस लेवल की नहीं हो पाती कि पैमाने स्केल तक पहुंच जाए, यहाँ पर बचत उस प्रकार की नहीं हो पाती ताकि एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की जा सके। छोटी छोटी फर्में हैं, तुमने देखा होगा ठेली वाले लोग हैं, उतना ही कमाते हैं जितना खा पाते हैं। तो वो चीजें क्या है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक दोष है कि यहाँ पर बड़ी बचत नहीं हो पाती। दूसरे कारण क्या है, यहाँ पर उच्च स्थिर लागतों वाले उद्योग पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अनुपयुक्त है। मान लीजिए किसी उद्योग की कीमत बहुत ज्यादा हो दोस्तों, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वो क्या हो जाएगा, लॉस की स्थिति में जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है तो सिमिलर से प्रोडक्ट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ढेर सारे सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, और यही रीजन है दोस्त कि यहाँ पर उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, अनुपयुक्त माना जाएगा। जिस उद्योग के प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे बाजार में, तो आपका महंगे वाला प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आपका इस बाजार में आना बिल्कुल क्या है, खराब है। आप या तो एकाधिकार बाजार में जाइए चाहे अल्पाधिकार बाजार में जाइए। नेक्स्ट क्या है, गैर विभेदीकृत वस्तु यहाँ पर नहीं होती, मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर होती है समरूप वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं। इसके कारण क्या हो सकता है उपभोक्ताओं को मजा ना आए, नीरसता पैदा हो जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं को आदत होती है टी शर्ट में डिफरेंट कलर डिफरेंट ब्रांड्स देखने की, जो कि यहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए उपभोक्ता हो सकता है उबाऊ हो जाए। असामान्य लाभ कभी भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाते दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, ये भी इसका दोष है, इसलिए व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस लाइफ में नहीं कर पाता। फिर आता है क्या,
क्योंकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उद्योग के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए कीमत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए नवीन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। भाई प्रोत्साहन तो तब मिलेगा नई टेक्नोलॉजी का। भाई एप्पल हर बार कुछ नया क्यों लेके आता है? क्योंकि नया लेके आएगा, एक कैमरा भी ऐड करेगा तो 10-15-20 हज़ार रुपए क्या मिल जाएंगे, ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहां पर आप कीमत बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बनाने वाले को और बेचने वाले को दोनों को पता है किसके बारे में, उद्योग के बारे में, कीमतों के बारे में। जब आप बढ़ा ही नहीं सकते तो आपके फीचर भी नहीं बढ़ेंगे। जब कीमत को बढ़ाए, अगर मैं एप्पल कंपनी से कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम कहने लगे कि हम 50,000 रुपए ज़्यादा एप्पल के नहीं देंगे, आप इसमें कुछ भी लगा लो, तो क्या एप्पल की कंपनी कुछ भी नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करेगी? आप कहेंगे नहीं सर। तो पूरी जानकारी होने के कारण यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ती, तकनीक को भी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलिए, अब ये वाला जो है थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगली क्लास में मैं आपको 2 मेजर मार्केट्स कराऊंगा, एकाधिकार और आपका कौन सा एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार एक साथ। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।